हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास में हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री की श्रृंखला में। आज जो हमारा लास्ट चैप्टर होगा वो होगा बंगाल पे, ठीक है। यानी एक प्रकार से बोले तो बंगाल का विभाजन करके एक हमारा लास्ट चैप्टर बचता है, या एक प्रकार से इस चैप्टर को हम बंगाल के राजवंश के तौर पे भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आज हमारी लास्ट क्लास होगी एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड। इसके पश्चात में अब हम कोई भी क्लास अटेंड नहीं करेंगे। तो इससे पहले की जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं इस एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड, उन सारे वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सहजता पूर्वक वहां से पहले उन सारी क्लासों को अटेंड कर लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा, ठीक है। बाकी यार प्लेलिस्ट भी बनाई गई है, तो प्लेलिस्ट के माध्यम से भी आप उन सारे वीडियोस का भरपूर आनंद ले सकते हैं। बाकी आज जो हमने अध्ययन करना है वो अध्ययन करेंगे, यानी हमारा लास्ट चैप्टर होगा एंशिएंट हिस्ट्री का, जिसको हम बंगाल के राजवंश के तौर पे जानते हैं। बंगाल के राजवंश के तौर पे जानते हैं। और इसी में अगर हमारे पास थोड़ा सा समय बचेगा तो इसी में हम कश्मीर का भी इतिहास का अध्ययन करेंगे। 2-3 फैक्ट उसके अंतर्गत भी आ जाते हैं, तो उस कश्मीर के इतिहास का अध्ययन भी आज की क्लास में ही करके उसको भी हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। फिलहाल में बंगाल के क्षेत्र में कौन कौन से हमारे ऐसे राजवंश होते हैं जो कि छोटे छोटे ही होते हैं, तो कौन कौन से ऐसे छोटे छोटे नए नए राजवंश होते हैं जो कि बंगाल के क्षेत्र में अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं, बेसिकली उन्हीं का अध्ययन करेंगे। और इतने बेहतरीन ढंग से अध्ययन करेंगे कि अगर इस चैप्टर से रिलेटेड या इन राजवंशों से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आता है तो वो यार हमारा प्रश्न जाना नहीं चाहिए, ठीक है। फिलहाल में बेसिकली इसमें हम जो बात करेंगे बंगाल के राजवंश में, इसमें बंगाल के क्षेत्र में ही कुछ हमारे छोटे छोटे नए नए राजवंश उभरते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, या जिनके अंतर्गत हमको जो अध्ययन करना है वो अध्ययन करेंगे हम। जैसे इसी के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे पाल वंश का अध्ययन करेंगे, एंड पाल वंश के पश्चात में इसी बंगाल के राजवंश में हम अध्ययन करेंगे सेन वंश का। सेन वंश का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ये प्रमुख हमारे कुछ ऐसे वंश होते हैं जो कि बंगाल के क्षेत्र में अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं या काबिज करते हैं। और इसी में अगर हम बात करें तो इसी में एक एक करके हम ये देखते हैं कि पाल वंश कैसे आया, या किन परिस्थितियों में पाल वंश का उत्थान होता है बंगाल के क्षेत्र में, और सेन वंश का किन परिस्थितियों में उत्थान होता है। इन सारे मतलब टॉपिकों को आज हम छेड़ने का प्रयास करेंगे इसी क्लास में, ठीक है। तो सर्वप्रथम बात करते हैं पाल वंश की, कि ये पाल वंश हमारा किन परिस्थितियों में बंगाल के क्षेत्र में विदित होता है। देखते हैं इसी में पाल वंश की सबसे पहले यार हम परिस्थिति देखते हैं कि इंडिया के अंतर्गत ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां थी, या किस परिस्थिति में ये पाल वंश हमारा उत्थानित होता है और बंगाल के क्षेत्र में अपनी सत्ता को काबिज करता है। एंड इसी के पश्चात में यार हम लोगों ने शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एक तरफ जहां पे उत्तर भारत में हमारे कुछ वंश चल रहे होते हैं, जैसे मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्दन वंश, तो इस प्रकार से उत्तर भारत में ये सारे वंश चल रहे होते हैं। तो दक्षिण भारत में भी कुछ छोटे छोटे नए नए राजवंश हमारे उभरते हैं। उसी मतलब दौरान में जैसे ही हमारा गुप्त शासकों का पतन होता है, यानी गुप्त साम्राज्य पूरी तरीके से पतन की स्थिति में होता है, तो उसके बाद हमारे इस मध्यवर्ती वाले भाग में अर्थात बिहार बंगाल वाले क्षेत्र में
यहाँ का जो मध्य वाला भाग था उत्तर प्रदेश साइड का, ये पूरा का पूरा भारत का मध्यवर्ती भाग थोड़े समय के लिए खाली हो जाता है, यानी किसी भी प्रकार का कोई शासक अपनी सत्ता को स्थापित नहीं करता है। इन्हीं सारी परिस्थितियों में एक वंश उभरता है जिसको हम वर्धन वंश के नाम से जानते हैं, यानी कुछ समय के लिए हर्षवर्धन अपनी सत्ता को इस मतलब मध्यवर्ती वाले भाग में स्थापित करता है और एक मजबूत शासन की स्थापना करता है। ठीक है, तो ये हर्षवर्धन की बात हो गई। हर्षवर्धन इस क्षेत्र में कुछ समय के लिए अपनी सत्ता को स्थापित करता है। एंड यार, जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो ये पूरा का पूरा जो साम्राज्य था उत्तर भारत का, जहां पे वर्धन वंश स्थापित था, अर्थात जहां पे हर्षवर्धन शासन कर रहा था, ये क्या होता है कि कुछ समय के लिए पूर्णतः खाली हो जाता है। किसी भी प्रकार का इस क्षेत्र में कोई भी शासक अपनी सत्ता को स्थापित नहीं करता है। और इसी क्रम में हमारा एक मतलब बोले तो जब सत्ता खाली हो जाती है, किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति नहीं बचता है, तो उस समय हमारे कुछ ऐसे विद्वान लोग होते हैं, या कुछ ऐसे ब्राह्मण बोल सकते हैं, या पंडित बोल सकते हैं, या एक प्रकार से विद्वान बोले ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो कुछ ऐसे विद्वान लोग थे जिन्होंने एक गोपाल नामक व्यक्ति था, गोपाल नामक, उसको उन लोगों ने ये बोला कि आप इस बिहार और बंगाल वाले क्षेत्र में अपनी सत्ता को स्थापित कीजिए। ऐसा किसका मानना था? तो ये उस समय के विद्वानों का मानना था। ठीक है, तो उन विद्वानों के द्वारा गोपाल नामक व्यक्ति को इन सारे क्षेत्रों की कमान संभालने के लिए दे दी जाती है। और ये गोपाल भी कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं था, ये भी विद्वान ही था, यानी एक बुद्धिजीवी व्यक्ति बोल सकते हैं कि गोपाल भी एक शिक्षित, समझदार और बुद्धिजीवी व्यक्ति था। तो उन विद्वानों के द्वारा गोपाल को क्या किया गया, इस क्षेत्र में अर्थात बिहार और बंगाल वाले क्षेत्र में अपनी सत्ता को स्थापित करने की परमिशन दे दी गई और गोपाल को ही वहां का शासक बनाया गया। तभी से या यहीं से पाल वंश की स्थापना हमारे हो जाती है। ठीक है, और ये गोपाल के पश्चात में जितने भी हमारे शासक आते हैं, इनके वंशजों के टाइप में या इनके वंशज के तौर पे, तो उन सबके नाम के आगे अर्थात टाइटल में पाल लग जाता है। इसी कारणवश इसको पाल वंश का नाम हमारे दिया गया। यही हमारी कुछ परिस्थितियां होती हैं कि पाल वंश हमारा इंडिया में स्थापित होता है। और इंडिया में बेसिकली कहां पे, तो वो होता है बिहार एवं बंगाल वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो उन्हीं में से हम बंगाल वाले में से ही पढ़ रहे हैं पाल वंश के संदर्भ में। ठीक है, तो ये सारी कंडीशनें हो जाती हैं और एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हमारा बंगाल की कमान संभाल लेता है। ठीक है, और ये गोपाल के समय से शुरू हुआ पाल वंश आगे चल के मदन पाल तक जाता है, यानी इस वंश का जो अंतिम शासक होता है वो मदन पाल होता है। ठीक है, तो इस संदर्भ में हमको सारी चीजें याद रखनी है। सर्वप्रथम देखते हैं इसी में, ये हमको कहानी टाइप में बेसिकली याद रखना है, तो ज्यादा सहजता महसूस करेंगे इस चैप्टर को पढ़ने में। ठीक है, फिलहाल में ये जो हमारा पाल वंश था, इस पाल वंश के हम एक प्रकार से बोले संस्थापक कौन था, तो संस्थापक के तौर पे हम गोपाल को जानते हैं, यानी गोपाल नामक व्यक्ति यह एक बुद्धिजीवी व्यक्ति होता है जो कि पाल वंश की स्थापना करता है। एंड इनके हम लोग शासन क्षेत्र की बात करें, यानी इनके शासन क्षेत्र की बात करें, तो बिहार वाले क्षेत्र में एवं बंगाल वाले क्षेत्र में ये हमारा पाल वंश देखने के लिए मिल जाता है। और इसको इतिहासकारों ने एक नाम और दिया, यानी इसको हम लोग पूर्वी क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। पूर्वी क्षेत्र का नाम भी इतिहासकारों को दिया गया, यानी पूर्वी क्षेत्र किन स्थानों को कहा जाता है, या बंगाल के राजवंशों में पूर्वी क्षेत्र कहकर के किस क्षेत्र को संबोधित किया गया है, तो वो है हमारा बंगाल का पाल वंश। ठीक है,
तो इसको भी हमने पकड़ करके रखना है। एंड इन्हीं के संदर्भ में इनके शासन क्षेत्र की बात हो गई। बात करते हैं इसी पाल वंश में, पाल वंश के जो हमारी राजधानी होती है शुरुआत में वो हमारी मुंगेर होती है। ये भी याद रखना हमने, पाल वंश की जो राजधानी होती है उसको हम लोग मुंगेर के नाम से जानते हैं। एंड इसी के पश्चात में इस पाल वंश के कुछ हमारे शासक होते हैं उनको देखते हैं। यानी पाल वंश के कुछ प्रमुख शासकों के संदर्भ में देखते हैं। जैसे हम लोगों ने गोपाल का अध्ययन तो कर ही लिया, तो मेरे शेर अगर इधर हम लोग बोले तो गोपाल तो था ही, गोपाल के पश्चात में धर्मपाल या गोपाल के पश्चात में देवपाल, धर्मपाल एंड धर्मपाल के पश्चात में नारायण पाल के पश्चात में एक हमारा और आता है जिसको हम लोग महिपाल के नाम से जानते हैं। तो मेरे शेरों ये पूरा का पूरा पाल वंश का इतिहास है। एक तरीके से बोले तो बंगाल के क्षेत्र में हमारा ये पाल वंश क्या था, स्थापित था पूरी तरीके से। और इसकी जो स्थापना होती है उसका टाइम पीरियड भी याद रखना कि इसको बाद में देखेंगे। ये जो हमारा पाल वंश होता है इसकी स्थापना 750 ईस्वी के मध्य में हमारी हो जाती है। ठीक है, तो ये बंगाल के क्षेत्र में पूर्णतः ये हमारा पाल वंश क्या होता है, स्थापित होता है। इसके जो भी हमारे प्रमुख शासक होते हैं, यार फिलहाल में इन सारे चैप्टरों से क्वेश्चन बनता तो नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग अध्ययन कर ही लेते हैं। तो फिलहाल में ये गोपाल, देवपाल, धर्मपाल, नारायणपाल और महिपाल, और इसमें जो अंतिम शासक आता है उसको हम लोग मदन पाल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ऐसे प्रमुख शासक होते हैं जो कि पाल वंश की सत्ता को बंगाल के क्षेत्र में स्थापित करते हैं। थोड़ी थोड़ी बात हम लोग यार इनके संदर्भ में भी कर ही लेते हैं कि अर्थात ये गोपाल क्या करता है, देवपाल, धर्मपाल, नारायणपाल और महिपाल, इनके संदर्भ में हम 2-2, 3-3 पॉइंट थोड़ा सा देख लेते हैं तो ज्यादा सहजता महसूस करेंगे पाल वंश को समझने के संदर्भ में। ठीक है, देखते हैं इसी में पाल वंश में गोपाल का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया कि गोपाल कैसे अपनी सत्ता को स्थापित करता है। गोपाल के संदर्भ में बात करते हैं कि ये जो हमारा गोपाल होता है, ये जो गोपाल होता है इसने एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जिस कारणवश इतिहास में इतिहासकारों ने इसका नाम लिख दिया। उसको हम लोग ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो गोपाल नामक व्यक्ति ने की थी। गोपाल कौन था, तो ये पाल वंश का संस्थापक था और पाल वंश के संदर्भ में इसकी व्याख्या प्राचीन इतिहास के अंतर्गत बंगाल के राजवंशों में कर दी गई इतिहासकारों के द्वारा। तो इतना आई थिंक पर्याप्त है। एंड बात करते हैं धर्मपाल की, इसके बाद बात करते हैं धर्मपाल की। और ये गोपाल जो था ये काफी महत्वपूर्ण शासक के तौर पे इसकी हम गिनती करते हैं। बात करते हैं धर्मपाल की। ये जो हमारा धर्मपाल होता है ये भी हमारा काफी महत्वपूर्ण शासक होता है, जो कि हमारे पाल वंश के संदर्भ में इसकी व्याख्या इतिहासकारों ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से प्राचीन इतिहास के अंतर्गत कर दी गई है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो धर्मपाल होता है, ये धर्मपाल काफी ज्यादा जब सत्ता में आता है तो अपनी सत्ता को काफी ज्यादा मजबूत बनाता है और मजबूत करने के साथ साथ अपने साम्राज्य का विस्तारीकरण करता है और विस्तारीकरण करने के पश्चात में अपने साम्राज्य का आकार भी बढ़ाता है, अपने साम्राज्य का आकार भी बढ़ाता है। ठीक है, और ये इसके द्वारा कई ऐसे कार्य किए गए कि इसको पाल वंश के संदर्भ में काफी ज्यादा महत्वता दी गई।
क्या बोला गया कि इसके साम्राज्य के अंतर्गत या जब ये शासन कर रहा होता है तो इसने अपने साम्राज्य के अंतर्गत जो भी कलाएं थी, जो भी संस्कृतियां थी, उन सारे कला संस्कृतियों को भी बढ़ाने का प्रयास किया। ठीक है, अपने साम्राज्य के अंतर्गत चाहे वो किसी भी धर्म का रहा हो। इसी कारणवश ये जो हमारा एक प्रकार से बोले धर्मपाल होता है, ये धर्मपाल काफी महत्वपूर्ण शासक माना जाता है पाल वंश के संदर्भ में। ठीक है, और इसका अगर मैं सबसे अच्छा उदाहरण देना चाहूं तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि धर्मपाल के समय में ही एक विश्वविद्यालय की स्थापना होती है जिसको हम लोग विक्रमशिला विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। तो ये भी याद रखना, यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई और कब की गई? तो ये पाल वंश का शासक धर्मपाल के नेतृत्व में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की क्या की गई? स्थापना की गई। और ये जो एक प्रकार से बोले यह जो विश्वविद्यालय था ये बौद्ध धर्म से संबंधित विश्वविद्यालय था। इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख एवं सुप्रसिद्ध या सुविख्यात विश्वविद्यालय हमारे इंडिया में एक और था जिसको हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये नालंदा विश्वविद्यालय पहला ऐसा विश्वविद्यालय था जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित था और काफी अच्छा विश्वविद्यालय था और काफी प्राचीन था। और उस विश्वविद्यालय के बाद में ये दूसरा ऐसा विश्वविद्यालय है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है और काफी प्राचीन एवं काफी सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भी गिनती की जाती है। और इतना ही नहीं, ये बौद्ध धर्म के महायान शाखा से, इसको भी याद रखना है, यानी बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित विश्वविद्यालय था। और ये भी बोला जाता है कि ये जो विश्वविद्यालय था ये हमारा आधुनिकता के तौर पे देखें तो ये बिहार वाले क्षेत्र में ये विश्वविद्यालय आज भी स्थापित है। लेकिन एक प्रकार से बोल दूं मैं तो पुरातत्वविदों को जो हमको साक्ष्य मिले हैं वो उतने ज्यादा अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं इस विश्वविद्यालय के संदर्भ में। लेकिन फिर भी जितने अवशेष प्राप्त होते हैं या जो भी अवशेष प्राप्त हुए हैं उन्हीं अवशेषों के मतलब आधार पे इतिहासकारों ने इस विश्वविद्यालय का जो भी वर्णन है वो प्राचीन इतिहास के अंतर्गत कर दिया है। ठीक है, और ये कहां पे है? तो वही मैंने बोला कि आधुनिक बिहार में और एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो भागलपुर वाला क्षेत्र, बिहार में भागलपुर नाम का एक क्षेत्र पड़ता है, उस भागलपुर वाले क्षेत्र में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की क्या की गई? स्थापना की गई। एंड इन्हीं के संदर्भ में, धर्मपाल के संदर्भ में और भी यार कई सारी बातें प्रचलित हैं कि एक तो ये हो गया एंड दूसरा अभी हम लोगों ने बोला कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देता है जिस कारणवश इसका व्याख्या या इसका वर्णन इतिहास में इतिहासकारों ने बड़े ही बेहतरीन ढंग से किया है और पाल वंश का सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण शासकों में इसकी गिनती की जाती है। इसने एक प्रकार से और बोले तो हम लोगों ने इसने एक विहार का निर्माण भी करवाया था धर्मपाल ने, जिसको सोमपुर विहार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखना कि सोमपुर विहार का निर्माण किसने करवाया या किसके शासनकाल में होता है? तो वो धर्मपाल के शासनकाल में होता है। ठीक है, इसको भी हमने याद रखना है धर्मपाल के संदर्भ में ही कि सोमपुर विहार का निर्माण हमारे कौन करवाता है? धर्मपाल। और इन्हीं में यह भी बोला जाता है कि कांसे की मूर्तियों का निर्माण ये भी सर्वाधिक मात्रा में देखने के लिए मिल जाता है। कहां पे? इन धर्मपाल के शासनकाल में या पाल वंश के शासनकाल में। और इतिहासकारों ने यहाँ की जो कांसे की मूर्तियां थी या इसका कंपैरिजन वो लोग चोल वंश के कांसे की मूर्तियों से कर देते हैं।
क्योंकि चोल वंश में हम लोगों ने पढ़ा था कि कांसे की जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई है सर्वप्रथम, कांसे की वो चोल वंश से प्राप्त होती है। तो उसका कंपैरिजन इससे कर देते हैं, यहां भी यार कांसे की मूर्तियां प्राप्त होती हैं। एंड इन्हीं के संदर्भ में ये भी बोला जाता है कि धर्मपाल पाल वंश का ऐसा शासक था जिन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। ठीक है, धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष क्या होता है, तो तीन राजाओं के मध्य में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको सुनना मेरी बात को। त्रिपक्षीय संघर्ष में पालों की तरफ से सर्वप्रथम जो भाग लेता है वो धर्मपाल लेता है। त्रिपक्षीय संघर्ष होता क्या है, तो तीन राजाओं के मध्य में निरंतर जो संघर्ष चलता है या निरंतर जो युद्ध होता है उसी को हम लोग त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से भी जानते हैं। और इस त्रिपक्षीय संघर्ष में तीन वंशों के या तीन साम्राज्यों के शासकों ने भाग लिया था। और किस लिए लिया था, क्योंकि कन्नौज पर अपनी सत्ता को स्थापित करना था। कन्नौज पर ही क्यों स्थापित करना था, ऐसा इसलिए क्योंकि कन्नौज एक ऐसा क्षेत्र था प्राचीन काल में, जैसे आज हमारा वर्तमान में दिल्ली पड़ जाता है, इसको हम लोगों ने इंडिया का केंद्र माना है। यानी दिल्ली में बैठ करके पूरे के पूरे इंडिया पर क्या किया जा सके, नियंत्रण स्थापित किया जा सके। तो इंडिया दिल्ली हमारा क्या हो गया, इंडिया का केंद्र हो गया। जस्ट उसी प्रकार से प्राचीन काल में भी हमारा जो इंडिया का केंद्र माना गया वो कन्नौज को माना गया भौगोलिक दृष्टि से। ठीक है, तो जिस कारणवश उस समय जो भी हमारे शासन या शासक सत्ता में थे, एक तरफ हमारा प्रतिहार वंश था, एक तरफ राष्ट्रकूट वंश था और एक तरफ इस बंगाल के क्षेत्र में हमारे पाल वंश का शासक था। तो ये तीनों आपस में इस कन्नौज के क्षेत्र पर अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए संघर्ष करते हैं निरंतर। और संघर्ष इसी कारणवश करते हैं कि ये तीनों ये चाहते हैं कि अगर हमारी सत्ता कन्नौज पे स्थापित हो जाती है तो हम पूर्णतः पूरे इंडिया पे अपनी सत्ता को स्थापित कर पाएंगे और अपना शासन मजबूत कर पाएंगे। तो कन्नौज इसीलिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल में इसमें जो सर्वप्रथम भाग लेता है पालों की तरफ से वो धर्मपाल हमारे मतलब इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है। राष्ट्रकूटों की तरफ से कौन भाग लेता था, तो वो ध्रुव नाम का शासक था। और आगे अभी हम लोग प्रतिहारों के बारे में पढ़ेंगे, तो प्रतिहारों की तरफ से भी हमारा शासक भाग लेते हैं। तो ये तीनों का निरंतर संघर्ष चलता है, इसी को त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हुआ धर्मपाल के संदर्भ में। बात करते हैं इसी में थोड़ा सा देवपाल के संदर्भ में। ये देवपाल भी हमारा क्या होता है, पाल वंश का महत्वपूर्ण शासक होता है देवपाल। देवपाल के संदर्भ में बात करते हैं, पाल वंश का शासक था। और ये देवपाल के संदर्भ में ये कहा जाता है कि जब ये देवपाल बंगाल के क्षेत्र में मतलब शासन कर रहा होता है, तो क्या होता है कि इसके समय में जो भारत का संबंध था, अर्थात इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतरराष्ट्रीय जो संबंध था, वो थोड़ा सा पूर्वी भाग में जो भी हमारे महाद्वीप स्थित होते हैं उनसे थोड़ा सा ज्यादा था। यानी संबंध पूर्वी भाग के महाद्वीपों से काफी अच्छा संबंध था ये देवपाल के समय में। और पूर्वी भाग में ऐसे कौन कौन से महाद्वीप हैं, तो एक हमारा जावा महाद्वीप पड़ता है या जावा द्वीप के नाम से जानते हैं, और एक हमारा इंडोनेशिया महाद्वीप पड़ता है। तो इन दोनों द्वीपों के साथ में भारत के संबंध उस समय यानी प्राचीन काल में काफी अच्छे थे, जिस कारणवश ये जो हमारा जावा का एक हमारा शासक होता है जिसको बाल पुत्र देव के नाम से जानते हैं, ये बाल पुत्र देव जावा का शासक होता है। तो ये देवपाल से आग्रह करता है, इंडिया का जो शासक था देवपाल, उनसे आग्रह करता है कि मैं बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ बनवाना चाहता हूं आपके इंडिया में। तो देवपाल उसको क्या कर देते हैं, स्वीकृति प्रदान करते हैं कि जी बिल्कुल आप हमारे यहाँ पे आइए और क्या कीजिए,
कि मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित आप जो भी बनवाना चाहते हैं आप बनवाइए और हम उसके लिए स्थान आपको या भूमि आपको प्रदान करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आता है जावा का शासक बालपुत्र देव, और जो कि एक शैलेंद्र वंशी शासक था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। ये इंडिया में आता है और बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध विहार का निर्माण करवाता है। बौद्ध विहार का निर्माण करवाता है, यानी जावा का शासक जिसको हम लोग बालपुत्र देव के नाम से जानते हैं, ये इंडिया में आता है और एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाता है। बौद्ध विहार का निर्माण करवाता है और इस निर्माण के क्रम में जो हमारे ये देवपाल होते हैं ये इनको मतलब भूमि दान में देते हैं। उसी भूमि में ये बौद्ध विहार का निर्माण हमारे करवाते हैं। ठीक है, और भूमि जो दान में देते हैं वो 5 गांव भूमि दान में देते हैं। 5 गांव भूमि दान में देते हैं शैलेंद्र वंशी शासक तो इन्हीं या इसी भूमि में ये बौद्ध विहार का निर्माण हमारे करवाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ कुछ तथ्य हमारे जो कि पाल वंश से संबंधित देवपाल से संबंध रखते हैं। एंड यार महिपाल के संदर्भ में तो हम लोगों ने पढ़ा ही है कि महिपाल जब शासन करने आता है तो महिपाल जब सत्ता पे स्थापित होता है तो चोल वंश के हमारे शासक जिसको हम राजेंद्र प्रथम के नाम से जानते हैं ये अटैक करते हैं और फिलहाल में महिपाल को पराजित करते हैं। तो महिपाल पराजित हो जाता है और यहीं से इसके पश्चात में मदन पाल वगैरह आते हैं। तो यहीं से हमारा ये जो है एक प्रकार से बोलना चाहे तो पाल वंश समाप्त हो जाता है। धीरे धीरे पाल वंश यहीं से समाप्त हो जाता है। ठीक है, और ये पाल वंश के पश्चात में यहाँ की सत्ता फिलहाल में खाली ही रहती है बंगाल की। तो यहीं से हमारा क्या होता है, पाल वंश समाप्त होके रह जाता है जब चोल वंश का शासक अर्थात राजेंद्र प्रथम महिपाल को पराजित करता है। ठीक है, तो इस संदर्भ में ये था हमारा पूरा का पूरा पाल वंश, जो कि हमारे कुछ ऐसे प्रमुख शासक थे, छोटे छोटे शासक ही थे, छोटा छोटा राजवंश ही था, कोई ज्यादा बड़ा साम्राज्य नहीं था, जिस कारणवश इसकी व्याख्या इतिहासकारों ने इतिहास में कुछ ज्यादा ना करके लेकिन बताने का प्रयास किया है कि बंगाल के क्षेत्र में कुछ हमारे राजवंशों का शासक था। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमको याद रखनी है। ये था हमारा पाल वंश। बात करते हैं इसी पाल वंश के पश्चात में हम लोग बात करते हैं एक प्रकार से सेन वंश की बात करते हैं, जिसका अध्ययन अभी हम लोग करेंगे। सेन वंश की बात करते हैं। ठीक है, देखते हैं इसी में सेन वंश की बात करते हैं। ये दूसरा हमारा स्थापित होने वाला वंश था हमारे कहां पे, बंगाल के क्षेत्र में सेन वंश। इस समय परिस्थितियां क्या होती है कि परिस्थितियां यही होती है कि जैसे ही हमारा पाल वंश समाप्त हो जाता है तो पाल वंश जैसे ही समाप्त होता है तो कुछ समय के लिए यहाँ पे जो भी है स्थिति अच्छी नहीं होती है, वो सत्ता खाली ही होती है। ठीक है, सत्ता हमारी खाली होती है, तो जिस कारणवश यहीं पे एक हमारा व्यक्ति होता है जिसको सामंत सेन के नाम से जानते हैं। ये सामंत सेन क्या करता है, सेन वंश की स्थापना करता है। सामंत सेन ये सेन वंश की स्थापना करता है, इसको भी हमने याद रखना है। ठीक है, और इनकी जो राजधानी होती है वो लखनऊती होती है, ये भी याद रखना। सेन वंश की राजधानी क्या थी, ये बंगाल में ही हमारा पड़ता है। बंगाल के पास हमारा लखनऊती पड़ता है। लखनऊती वाला क्षेत्र में हमारी एक राजधानी होती है जिसको हम लोग नदिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है, ये नदिया के नाम से जानते हैं। ये नदिया क्या थी, सेन वंश की राजधानी थी, जो कि बंगाल वाले क्षेत्र में लखनऊती नाम का एक क्षेत्र पड़ता है, यहीं पे पड़ जाता है। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में सेन वंश का हमारा एक प्रमुख शासक और होता है जिसको हम लोग यानी सेन वंश का
सेन वंश का एक प्रमुख शासक होता है, एक प्रमुख शासक होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बल्लाल सेन के नाम से जानते हैं, बल्लाल सेन के नाम से जानते हैं। यह एक ऐसा शासक था कि जिसने इस पूरे के पूरे सेन वंश पे अपनी सत्ता को स्थापित किया था और काफी महत्वपूर्ण शासक के तौर पे इस बल्लाल सेन की गिनती की जाती है इस सेन वंश में। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है। एंड यार ये भी बोला जाता है कि इसका जो अंतिम शासक होता है वो लक्ष्मण सेन होता है, यानी सेन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन होता है। इसको भी हमने देखते हैं थोड़ा सा। सेन वंश का अंतिम शासक वो हमारा लक्ष्मण सेन होता है। ठीक है, लक्ष्मण सेन होता है। और इस लक्ष्मण सेन के दरबार में ही हमारा लेखक रहता है जिसको हम लोग जयदेव के नाम से जानते हैं। ये जयदेव भी क्या करता है, एक हमारा मतलब पुस्तक की रचना करता है। जयदेव किसके दरबार में रहता है, ये हमारा रहता है किसके दरबार में, लक्ष्मण सेन के दरबार में एक पुस्तक की रचना करता है जिसको हम लोग गीत गोविंद के नाम से जानते हैं। ये रचना किसकी है, गीत गोविंद, तो जयदेव की है। जयदेव कौन होता है, लक्ष्मण सेन का दरबारी लेखक होता है या कवि होता है। और यार इसी में एक पॉइंट इसमें भी नोट कर लेना कि बल्लाल सेन ने भी कुछ हमारे पुस्तकों की रचना की थी जिसमें हम लोग नाम याद रखेंगे, दान सागर, अद्भुत सागर, दान सागर और अद्भुत सागर, ये किसके द्वारा रचित है, तो ये बल्लाल सेन के द्वारा रचित है। बल्लाल सेन कौन थे, तो ये हमारे सेन वंश के प्रमुख शासक के तौर पे बल्लाल सेन की भी गिनती की जाती है। ठीक है, एंड यार इसी के संदर्भ में इनके लक्ष्मण सेन के संदर्भ में इतिहासकारों ने ये बोला है कि लक्ष्मण सेन जो है ये दक्षिण भारत का अंतिम हिंदू शासक था। ठीक है, इसको भी हमने याद रखना है। इसके पश्चात कोई भी शासक हमारा या कोई भी हिंदू शासक पूरे के पूरे दक्षिण भारत में नहीं होता है, इसको भी याद रखना है। और इसी लक्ष्मण सेन के समय में ही हमारे यार एक आक्रमण होता है, बख्तियार खिलजी का आक्रमण होता है। तो यहां से प्राचीन इतिहास समाप्त होता है और यहीं से हमारा मध्यकालीन इतिहास स्टार्ट होता है। जब क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ही हमारा मतलब एक तरीके से बोले तो लक्ष्मण सेन का शासन हमारा बंगाल के क्षेत्र में चल रहा होता है और यही इसी बिहार बंगाल वाले क्षेत्र में ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय ये सारे स्थापित होते हैं या काबिज होते हैं। तो यार यहीं पे हमारा अटैक करता है कौन, बख्तियार खिलजी, जो कि हम मध्यकालीन इतिहास में बड़े ही बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे ही बख्तियार खिलजी आक्रमण करता है वो बिहार वाले क्षेत्र से क्या करता है, नालंदा विश्वविद्यालय और इसके पश्चात में विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इन सारे विश्वविद्यालयों को जलाते हुए बोल सकते हैं या ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ता है, बंगाल के क्षेत्र में आता है। तो इससे डर करके जो हमारा लक्ष्मण सेन होता है ये अपनी सत्ता को छोड़ करके भाग जाता है दूसरे क्षेत्र में और इस पूरे बंगाल के क्षेत्र में, बिहार के क्षेत्र में सत्ता को स्थापित करता है बख्तियार खिलजी। ठीक है, और ये अपनी सत्ता को तब तक स्थापित करता है जब तक कि अंग्रेज नहीं आ जाते हैं। और अंग्रेजों की सत्ता कब तक स्थापित होती है, तो जब तक हमारा भारत पूर्णतः क्या नहीं हो जाता, स्वतंत्र नहीं हो जाता है, तब तक अंग्रेजों की सत्ता स्थापित होती है। ठीक है, तो इस संदर्भ में भी हमको काफी सारी जानकारियां इस प्राचीन इतिहास से, मध्यकालीन इतिहास से और आधुनिक भारत के इतिहास से देखने के लिए मिल जाती है। फिलहाल में इसी सेन वंश से हमको कुछ अभिलेख भी प्राप्त होते हैं
जो कि काफी महत्वपूर्ण अभिलेख होते हैं, वो हिंदी भाषा में प्राप्त होते हैं सर्वप्रथम। उसको भी हमने याद रखना है। ठीक है, तो ये था हमारा सेन वंश के संदर्भ में कि सेन वंश कैसे सत्ता में आता है और कैसे इसकी समाप्ति होती है। यही बख्तियार खिलजी के साथ ही ये हमारा सेन वंश यहीं से समाप्त हो जाता है। बात करते हैं, थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं कश्मीर के राजवंशों की। यानी इसी समय कश्मीर में भी हमारे कुछ छोटे छोटे नए नए राजवंश उभर करके आते हैं, जिनको हम थोड़ा सा एक नजर देख ही लेते हैं और इसको आज हम पूर्णतः समाप्त करते हैं। देखते हैं कश्मीर के राजवंश। कश्मीर के राजवंशों को देखते हैं। फिलहाल में ये हमारा कश्मीर वाला सिस्टम थोड़ा सा महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक दो तथ्यों से यहां भी हम रूबरू होते हैं। क्या होता है कि कश्मीर का शासनकाल इसी समय चल रहा होता है जिस समय ये सारे वंश हमारे इंडिया के अंतर्गत चल रहे होते हैं। तो यहां से हमको 3 राजवंशों का अध्ययन करना है। सबसे पहले हम जो अध्ययन करेंगे वो अध्ययन करेंगे कारकोट वंश का। कारकोट वंश के पश्चात में उत्पल वंश का, एंड उत्पल वंश के पश्चात में बात करेंगे लोहार वंश का। लोहार वंश का अध्ययन करेंगे। तो ये बेसिकली 3 ऐसे प्रमुख राजवंश होते हैं जो कि कश्मीर की सत्ता को क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। ठीक है, और यार इसी में हमारे कुछ छोटे छोटे और आते हैं। दक्षिण भारत में कुछ नए नए राजवंश और आते हैं, जैसे यादव वंश, कारकोट वंश। तो ये काफी छोटे छोटे होते हैं, तो उनको आप लोगों को अगर अध्ययन करना है तो यार आप लोग बुक से अपनी समझ को विकसित करने के लिए, या अगर जानने की उत्सुकता है या पढ़ने के उत्सुक हैं, तो यार बुक से आप उसका अध्ययन कर लीजिएगा। बाकी वो छोटे छोटे होते हैं, इस कारणवश हम उनका अध्ययन यहाँ पे नहीं करते हैं। ठीक है, फिलहाल में कश्मीर में ये 3 हमारे प्रमुख ऐसे राजवंश होते हैं जो कि सत्ता को स्थापित करते हैं, और इसमें सबसे प्रमुख एवं सबसे अंतिम वंश कश्मीर का जो होता है वो लोहार वंश ही होता है। ठीक है, इस लोहार वंश में एक हमारा प्रमुख शासक होता है जिसको हम लोग हर्ष के नाम से जानते हैं। हर्ष के नाम से जानते हैं। इसी हर्ष के दरबार में एक हमारा लेखक रहता था जिसको हम लोग कल्हड़ के नाम से जानते हैं, और इसी कल्हड़ ने एक हमारी रचना की थी जिसको हम लोग राजतरंगिणी के नाम से जानते हैं। इसी राजतरंगिणी में एक हमारा मतलब इस राजतरंगिणी में कल्हड़ ने पूर्णतः जो ब्यौरा दिया है या जो जानकारी प्राप्त होती है वो पूर्णतः कश्मीर के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, गुप्त वंश से संबंधित, मौर्य वंश से संबंधित, और इसी के बारे में बोले तो हर्षवर्धन के संबंध में जानकारी, और इसी में अगर मैं बात करूं तो पर्यावरण एवं जलवायु के संबंध में जानकारी, और नदियों के संदर्भ में। तो इस तरह की जितनी भी हमारी परिस्थितियां उस समय प्राचीन समय में हुई रही होंगी, वही सारी परिस्थितियों का वर्णन कल्हड़ ने राजतरंगिणी के अंतर्गत कर दिया है। ठीक है, फिलहाल में जो विशेषता के तौर पे बोले या जो सबसे महत्वपूर्ण विवरण या जो जानकारी प्राप्त होती है वो कश्मीर के इतिहास की जानकारी इस राजतरंगिणी से प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसको भी हमने क्या करना है, याद रखना है राजतरंगिणी के संदर्भ में। एंड यार मैंने पहले ही बोला इसमें यार एक हमारा और शासक आता है जिसको हम लोग फिलहाल में इतना पर्याप्त है। तो ये सारी चीजें हमको याद रखनी है, ज्यादा इसमें कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट था हम लोगों ने देख लिया। तो ये था हमारा कुछ बंगाल के राजवंशों को हम लोगों ने देखा, कश्मीर की राजवंशों को भी हम लोगों ने देखा। ठीक है, फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही, और यहाँ से हमारी ये पूरी की पूरी एंशिएंट हिस्ट्री की श्रृंखला आज से समाप्त होती है। आज के पश्चात से यहाँ से किसी भी प्रकार का कोई चैप्टर हमारा नहीं आएगा। ठीक है, तो बार बार आप लोग रिवीजन करते चलिए और इसी को पढ़ते चलिए।
बाकी केवल वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा यार, क्लास अटेंड करने के पश्चात में एक बुक पढ़नी आवश्यक है, ठीक है। वीडियो देखने के पश्चात में एक बुक का अध्ययन करेंगे एंड उसके पश्चात में हम पुराने सालों के पेपरों को भी अटेंड करेंगे, जिससे हमारा माइंड सेट हो जाता है कि एग्जामिनर किस प्रकार के प्रश्नों को संकलित करता है एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। तो हमको पहले वीडियोस देखनी है, वीडियोस के पश्चात में हमको एक बुक का अध्ययन करना है, स्टैंडर्ड बुक का, ठीक है। एंड उसके बाद में पुराने सालों के पेपरों को अटेंड करेंगे, फिर देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन जाता कहां से है, ठीक है। तो इतने सारे कार्य हमको करने हैं एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड। तो ढेर सारी शुभकामनाएं यार, यहां से आज ये हमारा सिलेबस समाप्त होता है एंशिएंट हिस्ट्री का, ठीक है। ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं इसी के क्या बोले फिलहाल में, जय हिंद।